तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उसे देख लेंगे, ताकि जब उस शब्द का हम नाम लें तो आपको उसको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पॉलिटी का, वो हम लोग समझते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था किसे कहते हैं? सुनियोजित रूप से देश चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है जिसमें कई सारे घटक शामिल होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कुछ राजनीतिक दल होते हैं, कुछ दबाव समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं और दबाव डालकर उससे सही फैसला लेने के लिए प्रेशराइज करते हैं। इन सभी को मिलाकर राज व्यवस्था का निर्माण होता है। और जो हमारे दूसरे शब्द हैं वो है संविधान। तो संविधान क्या है? तो संविधान है जो राज व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं और कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उसको एक जगह संग्रह कर लेते हैं, ठीक। और उसी संग्रह को हम लोग संविधान कहते हैं। एक कहीं लिख देते हैं तो कहीं परंपरा के तौर पर भी चलता है, तो इसी को हम लोग संविधान कहते हैं। इसमें है कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम, लक्ष्य, विधियां का संग्रह को संविधान कहते हैं। जो संविधान होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। उसमें जो लिखी हुई बात रहती है उसके अनुसार ही देश चलता है। और एक चीज याद रखें, यहाँ पे आया है नियम और एक होता है कानून। तो नियम और कानून में क्या अंतर है? जो कानून होते हैं उसे पालन करना जरूरी होता है, जो नहीं पालन करेगा उसे दंड भी मिल सकता है। और जैसे नियम है, नियम को पालन करना जरूरी नहीं है। नियम को अगर आप पालन नहीं भी करेंगे तो उसके लिए आपको दंड की व्यवस्था हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, कभी कभी आप दाएं भी चल जाते हैं तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया जाता है। कहीं कभी कभी कर दिया भी जाता है, कभी कभी नहीं किया जाता है। तो नियम यही है कि नियम है कि हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, लेकिन आप दाईं ओर भी चल देते हैं, उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। कि आप किसी को पीट नहीं सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं, आप झंडे को अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर एक कानून बना दिया गया है, अगर आप कानून को पालन नहीं करिएगा तो हो सकता है कि आपको दंड मिले, ठीक। तो कानून और नियम में यही अंतर होते हैं। हाँ, और जो तीसरा है वो राज किसको कहते हैं? तो जो राज है वो देश के संदर्भ में लिया जाता है। हमारे देश में तो राज स्टेट को कहते हैं, लेकिन जो पॉलिटी की भाषा में हम जब राज शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम लोग देश के संदर्भ में बात करते हैं। तो ये जो देश की संकल्पना है ये 15वीं शताब्दी में आया था। इसमें 4 चीज होते हैं। देश के अंदर आप किसी को देश मानते हैं तो उसके लिए आपको जानना होगा कि ये 4 जो घटक हैं उसमें मौजूद है। जैसे पहला है कि उसका निश्चित भूभाग हो, उसका एक सीमा निर्धारण किया हुआ हो, यहां से यहां तक इस देश का भूभाग है। दूसरा कि वहां जनसंख्या हो, ऐसा ना कि वहां पूरा वीरान हो, आप उस देश घोषित कर दे, कोई रहे ही ना। तीसरा हो वहां सरकार हो। सरकार कहने का मतलब वहां कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो। विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो जमीन के स्तर पर वहां पे उस नियम को पालन करवाता है, और न्यायपालिका वो न्याय प्रोवाइड कराता है। एक सरकार हो, वहां एक निश्चित सरकार हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, एक निश्चित भूभाग हो। और जो चौथा हो संप्रभु, कहने का अर्थ है कि उस पर नियम बनाने के लिए, कुछ कानून बनाने के लिए बाहरी दबाव ना हो। अमेरिका कहे कि तुम ऐसा कानून बनाओ, पाकिस्तान कहे या चाइना कहे कि तुम ऐसा कानून बनाओ, वो किसी का दबाव नहीं है। जो जनता के हित में है वही कानून हम बनाएंगे, वो देश बनाएगा। तो अगर वो संप्रभु हो, कोई बाहरी दबाव ना हो, अगर यह चारों क्राइटेरिया मिल रहा हो, जैसे निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार हो, संप्रभु हो, तो समझ जाए कि वह देश है। चौथा है स्वायत्तता, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है? तो स्वायत्तता के मतलब कि सीमित स्वतंत्रता, आपके पास स्वतंत्र है लेकिन सीमित है। जैसे कि कोई फैमिली है, फैमिली के अंदर कोई 10 साल का अगर लड़का है, लड़की है, तो उसे स्वतंत्रता रहता है कि वो खा सकता है, पी सकता है, लेकिन सीमित है। वो हर कुछ नहीं कर सकता है, हर चीज नहीं कर सकता है कि वो कुछ भी कहने के लिए जिद करे। वो बंधन में भी है, फैमिली के बंधन में है, वो उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अभी तुम ये पढ़ो, ये करो, तो क्या है, उसके पास सीमित स्वतंत्रता है, ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता जो देश हमको देता है।
स्वतंत्रता कहने का मतलब कि शर्तों के साथ छूट है, मतलब शर्त के साथ आपको आजादी मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि आप हैं जो हमको मन कर रहा है कि हम किसी को गाली दे दें, हमको मन कर रहा है कि हम किसी को चाकू भोंक दें, चूंकि हमको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो नहीं। उस हद तक स्वतंत्रता है जब तक कि आप दूसरे को हानि नहीं पहुंचाए। आप खुद में स्वतंत्र हैं, लेकिन आप दूसरे के आजादी को आप भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे आजादी दिया हुआ है, लेकिन एक शर्त के साथ हमको आजादी मिला हुआ है, और देश हमको यही आजादी देता है। ठीक, एक होता है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब पूरी छूट, कि तुम्हें जो करना है वो करो। जैसे शिकारी का जीवन होता था ना, पहले जब मानव शिकारी था तो जो उसको मन रहता था वो करा था। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई फैमिली का प्रेशर नहीं, कोई समाज का प्रेशर नहीं, कोई देश का प्रेशर नहीं, कोई कानून नहीं, तो लोग जंगली की तरह से जीते थे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्वच्छंदता। ठीक, तो इसमें पूरी छूट है, आप जो करना है वो करें, दूसरे की आजादी को छीनना है, किसी को मारना है, जो करना है करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे जीना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, ऐसे जहां प्रदेश पे स्वच्छंदता होता है वहां पे। ठीक, हम लोग पचमा जानेंगे संघीय ढांचा। तो संघीय ढांचा क्या है? तो संघीय ढांचा में दो स्तर पे सरकार काम करता है। ठीक, ऐसे तो भारत देश में 3 स्तर पर सरकार काम करता है। एक है देश के स्तर पे, प्रधानमंत्री जी हैं, वहां उनके मंत्रिमंडल है। एक राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री जी हैं और वहां के मंत्रिमंडल है। और तीसरा है पंचायती स्तर पे। तो संघीय ढांचा का मतलब यही होता है कम से कम 2 स्तर पे सरकार है जो काम करे। तो एक तो संघ की सरकार है, तो संघ की सरकार में वहां प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मैंने केंद्र के स्तर पे वित्त मंत्री, वहां के रेल मंत्री, जो ये सब है क्या है? संघ के स्तर पे। संघ में क्या होता है? कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका होता है। कार्यपालिका में पूरे मंत्रिमंडल, जो भी मंत्रीगण हैं वो सारे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब शामिल होते हैं। विधायिका में विधायिका 2 तरह के होते हैं केंद्र के स्तर पर, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा के मेंबर प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुनकर भेजते हैं, जैसे एमपी बोलते हैं हम लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उन्हें कोई वोटिंग नहीं होता है, मतलब कि वोटिंग तो होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होता है। ठीक, वैसे ही राज्य में भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होता है। कार्यपालिका तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्रिपरिषद पूरे कार्यपालिका में आते हैं। और एक होते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब कि जो हमारे विधायक हैं वहां जीत कर आते हैं, विधानसभा के जो मेंबर है वो, और विधान परिषद के मेंबर है। तो ये दोनों क्या आते हैं? विधायिका हैं। इन लोगों का क्या काम है? विधायिका काम कानून बनाना, प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव को पास कराकर कानून को अधिनियम का रूप देते हैं। ठीक, तो आप समझ गए कि संघीय ढांचा क्या है? कम से कम 2 स्तर पर सरकार हो। जो छठा है वो विधेयक भर से अधिनियम। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधेयक किसे कहते हैं, अधिनियम किसे कहते हैं। तो जो कानून शुरुआत में जो प्रस्ताव के रूप में आता है और अभी वो संसद में है, वो कानून अभी नहीं बना है, तो उसे हम लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही वह दोनों सदनों से पास कर जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं वो अधिनियम का रूप ले लेता है। ठीक, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने से पहले वो विधेयक कहलाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है वो क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। ठीक है, जो 7वां है वो अध्यादेश है। तो अध्यादेश क्या है? कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अभी हम बताएं कि विधायिका के पास है। विधायिका है जो कानून बना सकता है। ठीक, लेकिन जहां पे लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, सिर्फ राज्यसभा हो, तो चूंकि कानून बनाने के लिए दोनों सत्रों का चलना बहुत जरूरी है, तो वैसी स्थिति में ऐसा परिस्थिति बन गया कि जहां पे बहुत जरूरी है कानून बनाना। तो ऐसे समय में जो हमारे जो कार्यपालिका है उसके पास कुछ अधिकार रहते हैं, सीमित समय के लिए अधिकार रहते हैं कि वह कानून बना सकता है। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, कोरोना फैल गया और लोकसभा का सत्र जो नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कानून बनाना अनिवार्य है। तो लॉकडाउन के लिए कानून या जो भी कानून बनाना है अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो वो फैसला ले सकते हैं कि हाँ हम एक अध्यादेश ला रहे हैं, और वो उसको लागू कर सकते हैं। जैसे ही लोकसभा सत्र में आएगा वैसे ही उसको पास करा दिया जाएगा। तो एक सीमित समय के लिए होते हैं, और जैसे ही सत्र में
एक सदन सत्र में आता है वैसे ही इसे पास कराना जरूरी होता है। अगर नहीं पास होता है तो फिर लैप्स कर जाता है। ठीक, तो आप यहां तक समझ गए और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।